Hey all, welcome to the second part of JEE Mains paper solution for 2nd September 2020 shift 2। ठीक है, लास्ट सेशन के अंदर हमने अराउंड 10 जितने क्वेश्चंस करे थे और इस सेशन में भी हम ट्राई करेंगे कि एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले थिंग बात कि अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दी बेल आइकन कि जैसे आगे की वीडियोस के लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको शेयर कीजिए कि ताकि दूसरे जो बच्चे हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सो आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर है और अगर वो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल्स टू को जस्टिफाई कर रहा है और मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स आई है तो तुम्हें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। चलिए भाई, सबसे पहली बात कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स आई है तो ए को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो कई बार अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स आई के बदले वो अगर आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसा कुछ लिख के देते हैं तो भी उसका मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अभी आपके पास ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल्स 2 है, आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों साइड सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। भाई डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको हम अप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर मैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेता हूँ या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ तो वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज कि मुझे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिल गई +और-1। तो अभी हमारा टारगेट क्या होगा, तो कि हमारा टारगेट होगा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालने का। चलिए, सो नाउ डिटर्मिनेंट ए विल बी ए बी सी बी सी ए सी ए बी। चलिए तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, बी सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी और सी के साथ ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो मतलब कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 टाइम्स ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। चलिए अभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है +और-1 और 3abc के साथ अगर मैं माइनस लेके ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कर लूँ, ठीक है, तो +और-1 इज इक्वल्स टू 3abc और -2, क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहाँ से हमें दो चीजें मिलेगी। पहली, या तो 3abc -2 इज इक्वल्स टू 1 या तो 3abc -1 इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से या तो आप 3abc इक्वल्स 3 से abc की वैल्यू 1 ले सकते हो या तो फिर 3abc इक्वल्स 1 करके abc की वैल्यू 1/3 निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, तो आई डोंट नो कि ये न्यूमेरिकल टाइप वैल्यू में है या ऑप्शंस के टाइप में है। मतलब वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जब भी ये ऑप्शंस आपके पास सामने आएंगे तो किसी भी एक ही ऑप्शन को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, या तो abc इक्वल्स 1 को या तो फिर abc इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तो इट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन दी ऑप्शन, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टीज क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हमें इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसे z1 इक्वल z1 माइनस z2 करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, z1 की वैल्यू है 3 + 2 - 54 और z2 की वैल्यू 3 - 2 √-54 ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स करके x + iy है, ठीक है, z इज इक्वल्स टू x + iy है और मुझे उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मेरे पास एक डायरेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, वो इक्वेशन होगा मोड z प्लस x/2 प्लस i मोड z माइनस x/2। ये कब होगा, जब y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और उसी हिसाब से दो इक्वेशंस मोड z प्लस x/2 माइनस i रूट मोड z माइनस x/2,
डिफरेंस आप देख लीजिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है y की वैल्यूज पे। तो अभी अगर मैं z1 समझ लो, z1 इक्वल्स 3 प्लस 2 माइनस रूट 54 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 प्लस आई 2 रूट 54 और z2 इक्वल्स 3 माइनस 2 रूट माइनस 54, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 54। तो आप समझ सकते हो कि ये दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो दोनों का मॉड्यूलस तो सेम ही आएगा, क्योंकि अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले मुझे मॉड्यूलस चाहिए। तो मॉड्यूलस ऑफ z1 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z2 हम निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू 54। चलिए, सो 9 प्लस 16 और 21, सो 216 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 225। तो मतलब दोनों का जो मॉड्यूलस आया वो आ गया 15 मेरे पास। अभी अगर मुझे दोनों के स्क्वायर रूट निकालने हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ z1 समझ लो, तो वो प्लस और माइनस रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z मतलब आ गया 15 प्लस x की वैल्यू मेरे पास है 3 बाई 2 प्लस आई 15 माइनस 3 बाई 2। क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस साइन क्यों लिया, क्योंकि z1 के साथ y की वैल्यू प्लस में है, ठीक है। चलिए, तो इससे मुझे आंसर मिल जाएगा प्लस और माइनस 15 प्लस 3 18 बाई 2 9, 9 का स्क्वायर रूट मतलब 3 प्लस और माइनस आई रूट 6, सॉरी ओनली प्लस, ठीक है, आई रूट 6। ये सबसे पहला मेरा स्क्वायर रूट आ गया। उसी हिसाब से अगर मुझे z2 रेस टू हाफ करना है तो डिफरेंस तो सिर्फ माइनस का ही आएगा, सो 3 माइनस आई रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास चार ऑप्शंस हैं, या तो दोनों प्लस में है, ठीक है, या तो दोनों माइनस में है, या तो एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो चार ऑप्शंस में से जब भी अगर दोनों प्लस में लोगे आप, या तो फिर दोनों माइनस में लोगे, तो इमेजनरी पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, अगर z की वैल्यू मैं दोनों प्लस ले रहा हूँ, समझ लीजिए आप, अगर मैं दोनों प्लस ले रहा हूँ मतलब z1 के साथ भी प्लस और z2 के साथ भी प्लस, तो ये आ जाएगा 6। सेम वे अगर मैं दोनों के साथ माइनस ले रहा हूँ तो भी आंसर आएगा -6, मतलब दोनों केस में रियल पार्ट तो इमेजनरी पार्ट तो 0 होगा। थर्ड में अगर पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 2√6। और फोर्थ में अगर पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, तो मुझे आंसर मिल जाएगा -2√6 आए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन आए आगे कि इमेजनरी पार्ट या तो 2√6 आई होगा या तो -2√6 होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन, -2√6 का ये आंसर है। सो अगर आपके पास ये स्क्वायर रूट का इक्वेशन है तभी आप इसको सॉल्व प्रॉपरली कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए मुझे ये कर्व के नॉर्मल का एट x इक्वल 0 पे मुझे कर्व के नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। अभी x इक्वल 0 पे मेरे को सबसे पहले y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा कि एट x इक्वल्स 0 y इक्वल्स 1 प्लस 0 टू द पावर ऑफ 2y प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स 0। चलिए, तो y इक्वल्स साइन इनवर्स 0 0 कॉस स्क्वायर 0 1, ठीक है। तो पॉइंट मेरे पास आ गया कि अभी मेरे पास 0 1 पॉइंट है। अभी 0 1 पॉइंट पे मुझे अगर स्लोप की वैल्यू निकालनी है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसका डेरिवेटिव करूंगा। आपको ध्यान में रखना है कि आपको नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज, अगर मुझे स्लोप चाहिए तो मुझे कर्व चाहिए पहले, तो y इक्वल्स करके y इक्वल्स 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2y प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लेंगे, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स, चलिए अभी ये एफ एक्स रेस टू जी एक्स किस्म का कर्व है आपके पास, तो इसका डायरेक्ट हम डेरिवेटिव अगर आपको निकालना होगा, आप चाहते हो तो y इक्वल्स fx रेस टू gx। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ आपको कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स, चलिए
अगर एफ एक्स एस टू जी एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना है तो आप नॉर्मली क्या लेते हो, लॉग लेते हो दोनों साइड. सो डोंट नीड टू टेक लॉग राइट नाउ, लॉग लेने की जरूरत नहीं है. हम सीधी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. सबसे पहले आप जी एक्स को कॉन्स्टेंट मान लो. अगर जी एक्स कॉन्स्टेंट है तो एफ एक्स रेस टू कॉन्स्टेंट मतलब जी एक्स आगे एफ एक्स टू द पावर जी एक्स माइनस वन इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस करके. अभी आपको एफ एक्स को कांस्टेंट समझना है. अगर आपने एफ एक्स को कांस्टेंट समझ लिया मतलब ये एफ एक्स कांस्टेंट टू द पावर सम वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ एक्स रेस टू एफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स विथ बेस ए, सॉरी विथ बेस ई इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है. तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप समझे तो 2y आगे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2y माइनस 1 और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2y एज इट इज. ठीक है, हमने अभी 1 प्लस एक्स को कांस्टेंट समझ लिया तो इसके अकॉर्डिंग इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और 2y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, तो होप ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. चलिए प्लस करके कॉस स्क्वायर मतलब 2 कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस साइन इनवर्स एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. चलिए नाउ एट 0 1 हमें 0 1 पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. तो एट 0 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, चलिए y की वैल्यू 1 प्लस 0 टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 0 टू द पावर 2 इंटू 1 इंटू लॉग 1 इंटू 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 कॉस ऑफ साइन इनवर्स 0 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स 0 और 1 बाई रूट 1 माइनस 0. तो आप चेक करें तो ये जो दो टर्म्स है वो तो डायरेक्ट ही जीरो हो गए क्योंकि यहाँ पे log 1 है तो वो जीरो हो जाएगा. साइन इनवर्स 0 है तो साइन इनवर्स 0 का आंसर 0, साइन 0 0 तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा. तो मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स जो आपके पास आया वो सिर्फ यहाँ से आएगा मतलब कि 2. तो ये आ गया मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/2. तो फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम फाइंड आउट कर लेंगे. y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ x माइनस 0. तो 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स. आंसर आ गया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो ये तुम्हें दिए गए कर्व का टेंजेंट का नॉर्मल का इक्वेशन आ गया जो था x प्लस 2y. राइट, जस्ट अ मिनट. यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 प्लस 0 तो यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स 0 1 तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी. सॉरी, तो 0 1 के बदले 0 2 पॉइंट आ जाएगा. और अगर पॉइंट 0 2 है तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. बट जैसे कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बाकी के टर्म्स में. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो 4 आ जाएगा. तो यहाँ पे स्लोप -1/4 तो यहाँ पे -1/4. ठीक है, तो यहाँ पे 4y माइनस 4 तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 4. सो ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4. जस्ट अ मिनट, मुझे यहाँ पे भी y की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी ना. ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8. तो फाइनल आंसर यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस, ये थोड़ा पॉइंट्स का प्रॉब्लम हो गया. तो यहाँ पे x plus 4y is equals to 8. Now this will be the final answer, right? So C is your answer. Okay, but the point is ये चीजें आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि अगर x equals 0 पॉइंट और y तो है ही नहीं
और यहाँ पे आप देखिए तो एफ एक्स टू जी एक्स काइंड ऑफ फंक्शन है, तो y कंपलसरी आपके डेरिवेटिव में आएगा। तो सबसे पहले आपको y निकाल लेना है और उसके बाद आपको जो पैटर्न नॉर्मली आप टेक्स्ट बुक में कर रहे हो उसी को आपको यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला विथ वन वर्टेक्स ऑन द वर्टेक्स ऑफ इज दिस पैराबोला। देखिए क्या दिया हुआ है कि अगर एक पैराबोला हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो वो पैराबोला के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है और वो जो ट्राइंगल है उसका एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स के साथ है, मतलब कोइंसिडेंट है, दोनों के वर्टेक्स सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि ये O ऑफ 0 0 है, ये दूसरा वर्टेक्स है और ये तीसरा वर्टेक्स है। अभी ये जो पॉइंट A और B है वो कंपलसरी पैराबोला पे होंगे, तो अगर कोई भी पॉइंट पैराबोला पे है, ठीक है, तो उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 80 स्क्वायर ट्वाइस 80 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो A को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्वाइस टी स्क्वायर 40, और B को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस 40। ठीक है, अभी मुझे ये भी पता है कि अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ तो ट्राइंगल ए बी ओ ए बी का एरिया कितना हो जाएगा, वो √3/4 साइड स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर। अभी आप ये फिगर पे से ये भी आप चेक कर सकते हो कि ये ए बी की टोटल लेंथ कितनी होगी, 40 + 40। ठीक है, ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो मतलब टोटल लेंथ हो गई 8t। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8t स्क्वायर। तो मेरे को ट्राइंगल एओबी का एरिया कितना मिलेगा, 16√3t स्क्वायर। तो अभी मुझे मेरा फाइनल एम क्या हुआ, टी की वैल्यू फाइंड आउट करने का। चलिए अभी आप ये देखिए कि अगर ए ओ बी 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट सी रख देता हूँ, तो ये ट्राइंगल एओसी जो है वो अपना राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो साइन 30 से हम ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस लिख देंगे। बट सबसे पहली चीज मुझे हाइपोटेनियस चेक करना है, तो हाइपोटेनियस ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 - ट्वाइस टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 0 - 40 होल स्क्वायर। तो वो हो जाएगा √4t⁴ प्लस 16t स्क्वायर। अगर दोनों में से मैं 4t स्क्वायर बाहर निकाल देता हूँ तो ये हो जाएगा ट्वाइस टी स्क्वायर, और सॉरी ट्वाइस टी हो जाएगा, और रूट में बचेगा टी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहले ओ ए। अभी अगर आप ट्राइंगल जो दिया हुआ है मेरे पास एओसी को अगर चेक करेंगे, सो फ्रॉम ट्राइंगल एओसी हम क्या कह सकते हैं कि साइन 30 इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड दैट इज AC अपॉन ओ ए। चलिए, तो साइन 30 की वैल्यू है हाफ, AC की वैल्यू है 40 और ओ ए की वैल्यू है मेरे पास ट्वाइस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4। क्लियर, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 40 जो AC की लेंथ है और OA की लेंथ हमने ले ली टी स्क्वायर प्लस 4। चलिए, तो क्या क्या चीजें हम कैंसिल कर पाएंगे, तो टी कैंसिल, टू कैंसिल, सो रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4, तो टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16, तो इम्प्लाइज टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। जैसे ही मुझे टी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB 16√3 और टी स्क्वायर की वैल्यू है 12। ठीक है, तो 16 × 12 मतलब 192√3 इज माय आंसर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मतलब सिंपल तभी लगेगा जब आपको ये सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। तो दिस इज योर आंसर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है कि सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ AP A1 A2 A3 अप टू A11 इज 0। तो सबसे पहली चीज A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट अप टू A11 इक्वल्स टू 0। चलिए, मैं अगर यहाँ पे सपोज कर लूँ कि कॉमन डिफरेंस जो है, ठीक है, वो कॉमन डिफरेंस को हम ले लेते हैं इक्वल्स टू D। तो ये हो जाएगा 11/2 2A1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैंने यूज करा है SN इक्वल्स N/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहो तो a प्लस एल भी यूज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे आंसर जो चाहिए वो a1 के फॉर्मेट में ही चाहिए। सो इट इज बेटर कि अब हम यहीं से करेंगे। तो 2a1 प्लस 10d इक्वल्स टू 0, तो मुझे d की वैल्यू मिल गई -a1/5। चलिए, ठीक है, तो ये मेरी d की वैल्यू आ गई -a1/5। अभी सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। चलिए, सेकंड कंडीशन के अंदर हमारे पास है a1 प्लस a3 प्लस a5 डॉट अप टू a3 है वो a के a1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि a1, देख लीजिए कि हियर a1 प्लस a3 प्लस a5 डॉट अप टू a23 इक्वल्स टू a के 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये a1 है। चलिए, a3 को हम लिख सकते हैं a1 प्लस 2d, a5 को लिख सकते हैं हम a1 प्लस 4d। ठीक है, प्लस करते हुए 23 को लिख सकते हैं हम a1 प्लस 22d। ठीक है, इक्वल्स टू के a1 है। चलिए, तो टोटल कितने टर्म्स हुए ये? तो 1 से लेके स्टार्ट करो आप, तो 1 से लेके 23 तक। ठीक है, बट सारे और टर्म्स ही है। तो 1 3 5, ठीक है, 7 9 11 13 15 17 19 21 एंड 23। ठीक है, तो टोटल कितने टर्म्स हुए तुम्हारे पास? सो डी की वैल्यू 2 से लेके 22 तक है, तो 2 का कॉमन लेंगे तो 11 और एक 12 टर्म हुए, तो 12a1 प्लस 2 कॉमन। तो यहाँ पे अगर d कॉमन लेंगे आप, 2d कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट अप टू 11। ठीक है, तो इक्वल्स टू के a1 हो गया। चलिए, तो ये 12a1 प्लस ट्वाइस डी की वैल्यू हमारे पास थी -a1/5 और यहाँ पे 11 प्लस 1 12/2 इज इक्वल्स टू के a1। तो आप अगर चेक करें तो हर एक में से आप की को a1 को कैंसिल करके कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अंदर बचा हमारे पास 12, 2 कैंसल, -12 इंटू 11/5 इक्वल्स टू के। तो इससे हम चेक कर लें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 60 -12 इंटू 11 अगर मुझे करना है तो 2 3 132 होल डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स के। ठीक है, तो ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देख लें तो that will be -72/5 is the answer, right? So -72 की वैल्यू हो जाएगी -72/5। तो ये भी आप पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देखिए, बहुत ही सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट का यूज करके हमने सॉल्व करा है। ठीक है, इट इज वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन तुरंत का जो क्वेश्चन है वो भी सेम तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में से ही आया है। ठीक है, तो अगेंस्ट दस फ्रॉम द सेम चैप्टर हमारे पास कंडीशन है कि द सम ऑफ 9 टर्म्स इज इक्वल्स टू x प्लस के ए, एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 2a, एक्स क्यूब प्लस के प्लस 4 इंटू ए ग्रेजुअली अप टू 9 टर्म्स। ठीक है, तो एक काम कीजिए आप, सबसे पहले क्या मैं s को, आप ये देखिए, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू 4, क्या मैं इसको साथ में लिख सकता हूँ? ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू 4, उन्होंने कहा है कि 9 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कंपलसरी x टू द पावर 9 होगा। चलिए, अभी आप के ए सारे टर्म्स में थे, के को कॉमन ले लीजिए, तो टोटल कितने टर्म्स थे? 9 टर्म्स थे, तो आपको अब हो जाएगा 9 टाइम्स के, ये भी हम डायरेक्ट सोच सकते हैं। ठीक है, और जो बचा आपके पास वो बचा ट्वाइस ए, फिर 4a, फिर 6a। देखिए, यहाँ पे 0 इंटू ए है, प्लस 2a है, प्लस 4a है, प्लस 6a है। अच्छा, यहाँ पे 2 है, तो 4 को मैं 2 इंटू 2a लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पे मैं 3 इंटू 2a लिख सकता हूँ। तो मतलब कि 1 2 3 और 4, फोर्थ टर्म में 2a का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, थर्ड टर्म में 2a का कोफिशिएंट 2 है। मतलब कि अगर मुझे सिर्फ 2a वाले टर्म्स को साथ में लेना पड़ेगा और मैं सब में से 2a कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3। तो जो 9th टर्म होगा उसके अंदर कोफिशिएंट क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, बस तो अभी इसको सॉल्व कर दें सीधे से। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी।
चलिए, तो सबसे पहली चीज ये अपना हो गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो जिसका फर्स्ट टर्म है x, कॉमन रेशियो है x, टोटल टर्म हो गए 9 -1 अपॉन x -1 प्लस 9 के ए प्लस 2a, ये हो गया 8, 8 प्लस 1 9 बाई 2। चलिए, तो फिर x टू दी पावर 10 माइनस एक्स अपॉन x -1, ठीक है, प्लस ये 2 कैंसल, तो यहाँ पे 9 के ए प्लस 72a, ठीक है। तो वापस से अगर मुझे ये फॉर्मेट में चाहिए मेरा आंसर, तो मुझे x -1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो x टू दी पावर 10 माइनस एक्स, देखिए ये दो टर्म तो एज इट इज यहाँ पे भी है, प्लस करके 45 है। तो अगर मैं दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ तो प्लस 9 ए को अगर कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बचेगा x -1, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है 9a उसमें से अगर मैं कॉमन लूंगा, ठीक है, 9a अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा k प्लस 8 और उसके साथ ये x -1 वाला टर्म आपने मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो 9a के साथ पहले मैं लिख देता हूँ k प्लस 8 और इसके साथ आएगा x -1 होल डिवाइडेड बाय x -1, ठीक है। और s की जो तुमको वैल्यू दी गई है, ठीक है, वो है ऑल्सो s की जो वैल्यू है वो तुम्हें दी गई है x टू दी पावर 10 माइनस एक्स प्लस 45a इंटू एक्स -1 डिवाइडेड बाय x -1। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे 9 इंटू के प्लस 8, तो यहाँ पे 45 है। तो सिंपलेस्ट वे में मैं 45 इक्वल्स 9 इंटू के प्लस 8 लिख सकता हूँ। तो 5 इक्वल्स के प्लस 8, तो इम्प्लाइज के की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -3। तो ये रहा मेरा आंसर। देखिए बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपलेस्ट वे से हमने ये आंसर निकाल लिया। दैट मीन्स योर आंसर विल बी k इक्वल्स टू -8, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर एवरीवन? चलो मूविंग विद द नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि लेट्स से n is greater than 2 be an integer. Suppose that there are n metro stations in a city located along a circular path. ठीक है, each pair of station is connected by a straight track only. Further, each pair of nearest station is connected by blue line, whereas all the remaining pair of stations are connected by red line. If the number of red lines is 99 times the number of blue lines, then the value of n is dash. देखिए, तो यहाँ पे मुझे एक जनरलाइज इक्वेशन लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक चीज कर लेते हैं कि लेट मी एज्यूम कि भाई देयर आर 6 पॉइंट्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक सर्कल प्लॉट करना पड़ेगा। वो सर्कल पे यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 6 स्टेशन है। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि उसके ऊपर से हम इक्वेशन को जनरेट करेंगे कि किस हिसाब से इक्वेशन आएगा। चलिए, कंडीशन है कि जो नियरेस्ट है, राइट, ईच पेयर ऑफ स्टेशन कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ट्रैक ओनली, द नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन। तो यहाँ पे अगर मैं ब्लू लाइन से चेक करूँ तो सबसे पहले ये एक लाइन बनी, ठीक है, ये दूसरी लाइन, ठीक है, फिर ये तीसरी लाइन, ये चौथी, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई 7th नंबर का पॉइंट आएगा तो भी कितनी नंबर ऑफ लाइंस बनेगी? 7 लाइन बनेगी। अगर 8 पॉइंट आएंगे तो 8 लाइंस बनेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लू लाइंस कितनी हो जाएगी? इज इक्वल्स टू n। चलिए समझ में आ गया। अभी रेड लाइन की बात करते हैं। तो ये पॉइंट को यहाँ ये उसके नियरेस्ट पॉइंट से हमें ज्वाइन नहीं करना है, तो यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे ये पॉइंट को, फिर यहाँ से ज्वाइन करेंगे ये पॉइंट को, और फिर यहाँ से ज्वाइन करेंगे ये पॉइंट को, ठीक है। तो एक पॉइंट में से हमें 3 लाइन मिल गई। तो अगर आप दूसरे पॉइंट पे आओ तो दूसरे पॉइंट से हम पहले ये ज्वाइन करेंगे, फिर ये ज्वाइन करेंगे और फिर ये ज्वाइन करेंगे। तो पहले पॉइंट से 3, दूसरे पॉइंट से भी मुझे 3 लाइन मिली। अभी तीसरे पॉइंट से समझ लेना, तीसरे पॉइंट से अगर मुझे ज्वाइन करना है तो वो पहले पॉइंट पे तो सेम लाइन ही ज्वाइन हो जाएगी, तो वो तो मुझे करना नहीं है। तो मैं यहाँ से मतलब मैं ये कर पॉइंट P1 P2 P3 P4 P5
और P6 कह दूं, ठीक है। तो रेड लाइन से जो आएगा वो सबसे पहले आएगा P1 P3, फिर आएगा P1 P4, ठीक है, ठीक है, फिर हो जाएगा P1 P5, बहुत ध्यान से समझना ठीक है। अभी जैसे ही तुम P2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो P2 P6 आएगा जो हमने प्लॉट करा हुआ है ऑलरेडी, P2 P5 आएगा और P2 P4 आएगा। अभी जब तुम P3 को सिलेक्ट करोगे तो P3 P1 वापस नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी P1 P3 आ गया, तो क्या बचेगा P3 P6 बचेगा, ठीक है, और क्या बचेगा P3 P5 बचेगा। चलिए अभी जैसे तुम P4 पे है तो P4 P2 और P4 P1 तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आएगा सीधा P4 P6 बचेगा और P5 और P6 पॉइंट में से तो ऑलरेडी हमको पॉइंट्स मिल गए, तो टोटल कितनी लाइंस बची 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अभी ये 9 लाइंस को समझ लेना मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज कि अगर मुझे लाइन चाहिए तो मुझे 2 पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो 2 पॉइंट के लिए अगर मैं सबसे पहले P1 मतलब 6 में से किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ तो 6C1, ठीक है। तो बाकी के सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए तो P2 और P3 6 को मैं नहीं ले पाऊंगा, तो ऑलरेडी P1 तो गया, ठीक है, P2 और P6 भी गया, तो कितने बाकी के पॉइंट बचे मेरे पास 3 पॉइंट्स बचे, तो उसमें से ही मैं किसी एक को मैं सिलेक्ट करूंगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहाँ पे मैं 6 माइनस 3C1 भी लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास सर्कल पे n पॉइंट्स है तो n के 2 एडजेसेंट साइड के जो पॉइंट्स है वो और n इटसेल्फ, तो 3 पॉइंट्स मेरे कैंसिल हो जाएंगे, तो उसको मैं लिख पाऊंगा 6 माइनस 3C1। बट यहाँ पे 6C1 और 6 माइनस 3C1 डायरेक्ट नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई 2 आएगा। समझ लो कैसे हिसाब से कि जब 6C1 में अगर P1 सिलेक्ट हुआ और 6 माइनस 3C1 में P3 सिलेक्ट हुआ तो तुम्हें मिलेगी एक लाइन P1 P3। उसी हिसाब से जब वापस से 6C1 में P3 आएगा और 6 माइनस 3C1 में P1 आएगा तो वापस से ये लाइन तो रिपीट होगी तुम्हारी, तो मतलब कि रिपीटेशन 2 बार आया है तो मुझे उसे 2 बार 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी आप देख लीजिए कि 6 माइनस 3C1 मतलब 3, तो 6 इंटू 3 18/2 मतलब 9, तो देख लीजिए ये लाइन 9 लाइन्स आ गए आपके पास। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो अभी आपका प्रॉपर इक्वेशन क्या बनेगा देख लीजिए। तो नंबर ऑफ रेड लाइंस अगर मुझे लिखनी होंगी तो मैं यहाँ पे किस हिसाब से लिख पाऊंगा कि भाई नंबर ऑफ रेड लाइंस इज इक्वल्स टू NC1 n माइनस 3C1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये जो पूरा मैंने आपको एग्जांपल दिया वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए दिया कि जिससे हम ये इक्वेशन को डिराइव कर पाए, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो कंडीशन है उसको हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेंगे। कौन सी कंडीशन है कि तुम्हारे पास है कि नंबर ऑफ रेड लाइंस, सो नंबर ऑफ रेड लाइंस हमने कैसे लाए, सो n माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 99 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लू लाइंस, तो n कैंसल, n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 198, तो इंप्लाइज n की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 201। देख लीजिए, तो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व कि जो कैलकुलेशन है वो तो सिर्फ 3 ही स्टेप्स का है, बट द मेजर पॉइंट इज ये जो उन्होंने दिया हुआ है कि भाई नंबर ऑफ ब्लू लाइंस एंड नंबर ऑफ रेड लाइंस, वो जो कंसेप्ट है वो आपको ये एक फिगर पे से आपको पता चलेगा, ठीक है। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि उसको डायरेक्टली हम कैसे अडॉप्ट कर लें। सो भी आपको समझ में आया होगा, सो योर आंसर विल बी ए, ठीक है। चलिए मूविंग विद द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि वन ऑफ द कर्व्स, टू कर्व्स गिवन टू अस, पहला कर्व है x स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू y और दूसरा कर्व है y लेस देन और इक्वल्स टू 2x। तो सबसे पहले हम ये दो कर्व को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि ये दो कर्व कैसे रिप्रेजेंट होंगे। चलिए, तो x स्क्वायर इक्वल्स y तो मतलब ये तुम्हारा कर्व हो गया, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 2x मतलब वो 0 0 में से कोई लाइन पास होगी। चलिए, नाउ द पॉइंट इज कि अगर कोई लाइन y इक्वल्स अल्फा डिवाइड्स द एरिया ऑफ द रीजन इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, तो एक y इक्वल्स अल्फा लाइन जो है वो किस हिसाब से बिहेव करेगी, तो कंपलसरी y इक्वल्स अल्फा लाइन यहां से बिहेव करेगी ये हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी लाइन y इक्वल्स अल्फा। तो उसने जो दो रीजन बनाए, अभी सबसे पहली चीज यहाँ पे रीजन कैसे बनेंगे, तो लाइन प्लॉट करने से पहले मैं रीजन डिसाइड करता हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई कर्व, समझ लेना, जब भी कोई कर्व अगर ओरिजिन में से पास हो रहा है मतलब 0 0 में से,
तो तुम 0 0 को पॉइंट को पुट करके डिसाइड नहीं कर पाओगे कि रीजन कौन सा है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जो भी वेरिएबल है, ठीक है, जिसके टुवर्ड्स ग्रेटर की इनइक्वालिटी है, वो रीजन के टुवर्ड्स तुम्हारा एरिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू वाई है, तो पैराबोला के थ्रू जो भी तुम्हारा ग्राफ आएगा, जो भी रीजन आएगा, ठीक है, वो किसके टुवर्ड्स जाएगा, वाई एक्सिस के टुवर्ड्स जाएगा। तो पैराबोला के थ्रू तुम्हारा इनर साइड का पोर्शन आएगा, और लाइन जो है उसके अंदर तुम्हारा ग्रेटर इनइक्वालिटी, तुम्हारे पास जो ग्रेटर इनइक्वालिटी है वो एक्स कोऑर्डिनेट के टुवर्ड्स जा रही है। तो मतलब लाइन के थ्रू तुम्हें एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स रीजन ले जाना पड़ेगा। तो पैराबोला थ्रू तुम्हें टुवर्ड्स वाई एक्सिस, लाइन के थ्रू टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो कंपल्सरी ये जो रीजन है बीच वाला, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा प्रॉपर्ली एक बारी ये कर लेते हैं, फिगर थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्ली फिगर में प्लॉट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे रीजन जो चाहिए और उसमें वापस से मेरे को फिर y इक्वल्स टू अल्फा लाइन को भी प्लॉट करना है। ठीक है, तो थोड़ा ब्रॉड में पैराबोला ले लेता हूँ, और जो लाइन y इक्वल्स टू एक्स है उसको थोड़े से एक्सटेंशन पे दे देता हूँ। तो अभी नाउ यू कैन सी दी परफेक्ट ग्राफ। ठीक है, तो ये पूरा रीजन मेरा आ जाएगा। अभी एक चीज बहुत ही सिंपल है कि अगर मुझे सिर्फ पूरा रीजन फाइंड आउट करना है, देख लीजिए, अगर मुझे पूरा रीजन फाइंड आउट करना है, तो मैं 0 0 से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, वहां तक में से मैं लाइन के पोर्शन में से पैराबोला का पोर्शन में सब्सट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये मेरा पूरा रीजन, मुझे ये अंदर वाला रीजन मिल जाएगा, ये पूरा रीजन मिल जाएगा। बट द पॉइंट इज, यहां से कोई एक लाइन y इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है, y इज इक्वल्स टू अल्फा करके कोई एक लाइन आएगी, वो लाइन, ठीक है, y इज इक्वल्स टू अल्फा, ये लाइन ये दोनों रीजन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मतलब कि 0 0 से लेके ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां तक का। तो सबसे पहले काम करते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज मैंने बोला कि हम दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब सीधे y की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस टू इक्वल 0। तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2। तो मेरे को ये पॉइंट पता चल गया कि यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, ठीक है, वो 2 0 आ जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख दूंगा 2 0। तो अगर मुझे ये पूरा ऊपर और नीचे का टोटल रीजन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो टोटल रीजन कैसे मिलेगा, 0 से 2 के बीच में लाइन, मतलब 2x में से पैराबोला को सब्सट्रैक्ट करके मिल जाएगा। चलिए पहले टोटल रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर बाई 2, मतलब x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेके 2 के बीच में, तो 4 माइनस 8 बाई 3। तो टोटल रीजन हो जाएगा तुम्हारा 12 माइनस 8, दैट इज 4 बाई 3। चलिए ये तुम्हारा टोटल रीजन हो गया। ठीक है, अभी जो तुम्हारा पॉइंट है वो है अल्फा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि y की वैल्यू अल्फा है। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू अल्फा पे ये पॉइंट मुझे मिल गया, तो या तो आप ये रीजन को फाइंड कर लें, ठीक है, और ये रीजन को फाइंड कैसे करेंगे हम, तो कि 0 से अल्फा के बीच में, बहुत ध्यान से समझना, 0 से लेके अल्फा के बीच में पैराबोला में से लाइन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। हम y के रिस्पेक्ट में जाएंगे, 0 से लेके यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा मुझे 0 अल्फा। ठीक है, तो 0 से लेके अल्फा के बीच में मैं पैराबोला जो बाहर से है उसमें से मैं लाइन को सब्सट्रैक्ट करूंगा। मतलब नाउ एरिया 2 इज इक्वल्स टू फ्रॉम 0 टू अल्फा, पैराबोला है मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई, तो रूट वाई माइनस वाई बाई 2 करके। ठीक है, तो इसे हम कैसे चेक करेंगे, ये हो जाएगा 3/2 बाई 3/2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। तो 2/3 अल्फा रेस टू, लिमिट हो जाएगी मेरी 0 से लेके अल्फा के बीच में, तो अल्फा रेस टू 3/2 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 4, ये मेरा अल्फा स्क्वायर बाई 4, ये हो गया एरिया 2। एक बार चेक कर लेते हैं कि जो कर्व हमने बनाया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई पे से, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई पे से वाई की एक्स की वैल्यू रूट वाई हो गई, करेक्ट है, और एक्स की वैल्यू वाई बाई 2। चलिए, तो बहुत फाइन। तो अभी क्या हो जाएगा मेरे पास कि ये जो एरिया मुझे मिला, वो एरिया टोटल एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि A इज इक्वल्स टू, नाउ
नाउ एरिया इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स A1, ठीक है। और एरिया 2, पहला जो टोटल एरिया था वो 2 टाइम्स A2 हो जाएगा। अभी टोटल एरिया हमने बोला 4/3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2/3 माइनस अल्फा स्क्वायर। चलो, सो सेकंड एरिया जो मिला हमें वो मिला 2/3 अल्फा रेस टू 3/2 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो नाउ लेट अस फाइंड आउट कि भाई यहाँ पे किस हिसाब से हमको उसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए 2/3 इक्वल्स 2/3 अल्फा रेस टू 3/2 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 4। चलिए, अगर मैं ऑप्शन एक बार ही देख लूं तो भी मुझे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि करना पड़ेगा दोनों साइड स्क्वायर, क्योंकि अल्फा क्यूब के रिस्पेक्ट में है, राइट। अच्छा, 3/2 के रिस्पेक्ट में भी है मेरे पास, तो एक काम कीजिए, सीधा आप ऑप्शन सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 और 4, तो 2/3 इक्वल्स, तो ये 2 अल्फा रेस टू 3/2 माइनस 3/4, यहाँ से अगर मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन को जस्टिफाई करवाना है ना, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 अल्फा रेस टू 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो 6 इज इक्वल्स टू 8 अल्फा रेस टू 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अभी ये किस्म का कोई ऑप्शन है हमारे पास, वो देख लेते हैं, जस्टिफाई करने में थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो ये 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा रेस टू 3/2 प्लस करके 8 है हमारे पास, ठीक है। तो 3 अल्फा स्क्वायर, हाँ करेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे 3/12 तो मतलब 4 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे कंपलसरी 8 आ जाएगा, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। क्या कौन सा आंसर हो जाएगा कि 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा रेस टू 3/2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था भाई, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा रेस टू 3/2 प्लस 8, सो बी इज द आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको एरिया अंडर कर्व का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए, होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है, फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2 इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला is √5 times the eccentricity of an ellipse, then length of latest rectum of an ellipse। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है x²/10 माइनस y²/10 अपॉन sec² थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी क्लियर पॉइंट है कि 0 से लेके π/2 के बीच में, 0 से लेके π/2 के बीच में sec² थीटा का आंसर 1 से ग्रेटर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि a² की वैल्यू आ गई 10 और b² की वैल्यू आ जाएगी 10/sec² थीटा। तो यहाँ पे हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी को हम E1 को क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² अपॉन a², तो 10 प्लस 10/sec² थीटा होल डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो E1² में से 10 कैंसल, यहाँ पे sec² थीटा प्लस 1 मतलब, ठीक है। तो sec² थीटा प्लस 1 बाय sec² थीटा। चलिए, तो ये मिल गई हमें E1, ठीक है। E1² मतलब एसेंट्रिसिटी ऑफ एन हाइपरबोला, ऑफ हाइपरबोला। अभी इलिप्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x² बाय नाउ x² sec² थीटा प्लस y² इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 5। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x² बाय, चलिए 5 अपॉन, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये हो जाएगा मेरे पास 5 अपॉन sec² थीटा प्लस y² बाय 5 इक्वल्स टू 1। सो हियर जो ग्रेटर वैल्यू है वो a² की होगी, तो a² इक्वल्स 5 और b² इक्वल्स 5/sec² थीटा, कंफर्म, ठीक है। तो E2² क्या आएगा, वो हो जाएगा a² माइनस b² अपॉन a², ठीक है। तो a² मतलब 5 माइनस 5/sec² थीटा
ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया e2 स्क्वायर हमारे पास। चलिए, तो E1 स्क्वायर आ गया हमारे पास, E2 स्क्वायर आ गया। अभी जो कंडीशन है हमारे पास उसको हम यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास कंडीशन है कि हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी है दैट इज E1 हियर, E1 इज इक्वल्स टू रूट 5 टाइम्स E2, तो E1 स्क्वायर इक्वल्स 5 टाइम्स E2 स्क्वायर। चलिए E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर की वैल्यूज लिख देते हैं, तो सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5 टाइम्स सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक्स स्क्वायर थीटा। चलिए, तो दोनों तरफ से सेक्स स्क्वायर थीटा कैंसल, 1 प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5 सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 5, तो 6 सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स, सॉरी 6 इज इक्वल्स टू 4 सेक्स स्क्वायर थीटा, तो सेक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 6/4, ठीक है। तो सेक थीटा जो है वो हो जाएगा हमारे पास, और या तो फिर आप सेक्स स्क्वायर थीटा को एज इट इज ही रखें, ठीक है, 6/4 पॉजिटिव ही लेंगे। नाउ मुझे चाहिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, तो लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, ऑफ इलिप्स हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए, तो यहाँ पे 2b स्क्वायर है therefore लेंथ इक्वल्स 2, b स्क्वायर है हमारे पास 5 बाई सेक्स स्क्वायर थीटा बाई ए दैट इज रूट 5, और इनटू करके है 6 बाई, सॉरी चलिए 2b स्क्वायर बाई ए, क्लियर। तो ये 2b स्क्वायर की वैल्यू आ गई और बाई ए की वैल्यू आ गई। चलिए, तो यहाँ पे 2√5 और सेक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 6/4, तो 6/4, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 8/6, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4/3 रूट 5, और अगर ये 4/3 रूट 5 है तो अगर मेरे को ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाना है, मेरा आंसर आया है 4/3 रूट 5, दैट इज योर आंसर नंबर डी। ठीक है, सो दैट इज द सिंपलेस्ट वन। बट यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि एसेंट्रिसिटी का जो इक्वेशन है, ठीक है, दोनों हाइपरबोला एज वेल एज इलिप्स, वो जो एसेंट्रिसिटी का इक्वेशन है वो किस हिसाब से रिप्रेजेंट होगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास कि y इक्वल्स जो है, y इक्वल्स है एक समेशन के फॉर्मेट में आपको फंक्शन दिया हुआ है। बट सबसे पहले अगर हम ये चीज के बारे में बात करें कि कॉन्वर्स, समझ लीजिए 3/5 cos kx minus 4/5 sin kx। लेट मी एज्यूम कि 3/5 की वैल्यू है cos अल्फा, तो कंपल्सरी 4/5 की वैल्यू हो जाएगी sin अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos अल्फा cos kx माइनस sin अल्फा sin kx। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया कि cos इनवर्स ऑफ cos अल्फा प्लस kx। चलिए, अभी cos इनवर्स ऑफ cos है तो cos का आंसर जो आएगा, ठीक है, वो -1 से लेके 1 के बीच में ही आएगा, ऐसा हम समझ लेके चलते हैं। और k की वैल्यूज भी पॉजिटिव है, अल्फा भी हमने पॉजिटिव ही एज्यूम करा है, ठीक है। तो cos की वैल्यू कंपलसरी 0 से लेके 1 के बीच में आएगी, तो फंक्शन और इनवर्स को कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा प्लस kx। तो अभी ये जो तुम्हारा पूरा टर्म हुआ वो क्या हो गया, अल्फा प्लस kx के फॉर्मेट में हो गया। चलिए, सो नाउ y इज इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to 6, अभी बहुत ही ध्यान से देखना, k इंटू हमारे पास है अल्फा प्लस kx। चलिए, तो y इज इक्वल्स टू k इक्वल्स 1 to 6 अल्फा प्लस x कॉमन, सॉरी k अल्फा
प्लस के स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब भी हम समेशन अप्लाई करेंगे तो अल्फा भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो समेशन के इज इक्वल्स टू 1 to 6 के और x भी कांस्टेंट रहेगा, k इक्वल्स 1 to 6 के स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें dy by dx एट x इक्वल्स 0 फाइंड आउट करना है। ओके, सो y इज इक्वल्स टू, चलिए अल्फा ये हो जाएगा 6 प्लस 1 बाई 2 और ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7 2 6 2 into 6 that is 12 plus 1 13 by 6। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 by 2 3 7 21 अल्फा प्लस 6 कैंसल 91x। तो ये आ गया हमारे पास y। अभी हमें चेक करना है dy by dx। सो dy by dx हम जैसे ही करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 9। सो implies dy by dx at x equals to 0 is equals to 91। This will be your answer। ठीक है, तो अभी अगर आप सीधे अगर जो आप समेशन को अप्लाई करने का सोचेंगे और फिर मल्टी डेरिवेटिव करेंगे तो वो बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत सिंपल वे में हो गया। ओके, सो दैट्स इट, लेट अस एंड दिस सेशन ओवर हियर। अभी जो बाकी के क्वेश्चन है दैट विल कंडक्ट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस पेपर सॉल्यूशन। So thank you from my side and hope you all understand with this. Thank you.